साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा। साथियों, केंद्र सरकार ने एक बजट पेश किया है। बजट क्या होता है? मैं श्योर हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, देश की 70% जनता बजट के मायने ही नहीं जानती कि बजट है क्या, बजट होता क्या है। खैर, माइक लेकर लोग मीडिया कर्मी पहुंच जाएंगे, नेताओं, विपक्षी नेताओं के पास, कुछ गणमान्य लोगों के पास, शहरों में अच्छे घरानों के पास, गांवों में किसी प्रधान जी के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि लगभग 30-40% प्रधान भी नहीं जानते। खैर, वो सब बात छोड़ दीजिए। बजट क्या है ये समझ लो। आपके घर कोई बीमार हो जाए तो बीमार होने के बाद वो व्यक्ति, उसका परिवार गरीबी में चला जाता है, 2 वक्त की रोटी नहीं रह जाती, क्योंकि माँ बहनों के गहने किसी सुनार के यहाँ पहुँच जाता है, खेत किसी पूंजीपति के यहाँ गिरोह रख दिया जाता है और तब उसका इलाज कराया जाता है। यानी बीमारी के बाद जो आपकी बदतर अवस्था हो जाती है, उसी को कहते हैं बजट से प्रभावित होना। जैसे आपकी लॉटरी लग गई, आपके यहाँ कोई नौकरी पा गया, आप जो काम धंधा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा चलने लगा, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उसी को कहते हैं बजट। आपकी जेब में 10-20 हज़ार रुपये कहीं से आ गए, आपकी दिनचर्या बेहतर हो जाए, या वो रुपए गिर जाएं या नुकसान हो जाए, जिससे आपकी माली हालत में बदलाव हो जाए, उसी को कहते हैं बजट। तो इस तरीके से आपको बजट को समझना होगा, और जब देश के रूप में उस बजट को देखेंगे तो उसकी व्यापक मांग होती है, व्यापक डिमांड होती है, और उससे व्यापक परिवर्तन भी होता है, उसका व्यापक असर होता है। सरकार बताती है हमारे पास क्या है साधन और क्या संसाधन है, हम आगे कैसे काम करेंगे, हमारा लाभ हुआ या घाटा हुआ, उसको जानिए आप लोग, उसको समझिए आप लोग। आज स्थिति ये है कि शिक्षा के लिए, शादी के लिए, अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो, तो हम भारत की आम जनता को देख रहे हैं, गांव को देख रहे हैं, गलियों को देख रहे हैं। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 से 70% लोग शादी में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कर्ज लेते हैं। बिना कर्ज लिए वो इससे पार नहीं हो पाते हैं। और बच्चों की बेहतर भलाई हो, बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए वो अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं दे पाते जो बच्चों की डिमांड होती है। टैक्स पेयर के पैसे से, यानी आपके टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वृद्धि कर दी गई, पुरानी पार्लियामेंट को नई कर दिया गया। इससे आप ताली बजाओ, खुश हो। आपके घर में 10,000 रुपये ना आ रहे हों, लेकिन ताली बजाइए, इसलिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वृद्धि हो गई। उन्हें अपनों से ज़्यादा खतरा है। उनको नया घर मिल गया, उनकी पार्लियामेंट को नई पार्लियामेंट मिल गई, नई संसद मिल गई। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम तो लिखा वहाँ देखोगे, इससे आपको याद रहेगा कि मोदी कोई प्रधानमंत्री थे जो आए थे। लेकिन इसी के साथ मोदी जी ने बजट के माध्यम से एक बात बताई। यह बताया कि अगर आपके बैंक खाते में ऑनलाइन पैसा आ रहा है, मतलब आप वहाँ जाके बैंक में पर्ची लिखकर भर नहीं रहे हैं, कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, सरकार की किसी योजना से पैसा आ रहा है, तो आप गरीब नहीं हुए, आप अमीर हो गए। उज्ज्वला योजना का एक गैस सिलेंडर अगर आपके घर आ रहा है तो आप गरीब नहीं हुए, आ तो रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है। किसान निधि से अगर आपके घर में पैसा आ रहा है तो आप गरीब नहीं हुए। वो अलग चीज़ है, 5 किलो राशन ना मिले तो आप खाने के लिए तरस जाओ, लेकिन आप गरीब नहीं हुए। तो इस तरीके से हमारी सरकार बजट की व्यवस्था की है। आप बजट में उसने ये बताया कि 848 प्रोजेक्ट देर से चल रहे हैं। क्यों देर से चल रहे हैं, किसका दोष है? दोष तो सरकार का होता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था उसी की, पूरी मशीनरी उसी की, काम उसी को करना है। अब आप ऐसे देर से चल रहे हैं कि 123 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2029 में पूरे होंगे, 323 प्रोजेक्ट ऐसे हैं 2028 में पूरे होने वाले हैं, 200 प्रोजेक्ट ऐसे हैं 2026 में पूरे होंगे, और 202 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2025 में पूरे होंगे। इसका मतलब हुआ इस सब देरी में, अगर देर हुआ, काम होने में देरी होगी, तो उसके लिए जो साधन होगा,
संसाधन होगा, मजदूरी होगी, लेबर कास्ट होगा, सब बढ़ जाएगा। यानी इसमें कितने का नुकसान होने जा रहा है? इन सब में लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं। टैक्स पेयर के पैसे से, आपके पैसे से। आप जो नमक खाते हो उसमें टैक्स लगेगा, जो आप बिस्किट खाते हो उसमें टैक्स लगेगा, जो आपके दूध में बच्चे का दूध आएगा उसमें टैक्स लगेगा, आपके बच्चों की कॉपी किताब कलम जो आएगी उसमें टैक्स लगा के इस 5 लाख करोड़ की भरपाई कर ली जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि हमारी इस सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, पिछले 10 साल में लगभग 150 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिया विदेशों से। यानी आप ये समझ लो कि आप अपने यहाँ कर्ज लेकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ और कह दो कि हम तो अमीर हैं। दूसरे का रुपया ले आओ, 1000 रुपया दूसरे का ले आओ, उसमें से कुछ बच्चों को आइटम खरीद के ले आके दे दो, कह दो हम तो बहुत अमीर हैं क्योंकि 1000 रुपया हमारी जेब में है। जबकि वो रुपए देने होंगे आपको, आप अमीर नहीं हुए, आप कर्जदार हुए, लेकिन सरकार बताती है नहीं मैं तो अमीर हूँ क्योंकि पैसे की कमी नहीं। और वो पैसा किसके पास है? गरीबों के पास नहीं है, किसानों के पास नहीं है, मजदूरों के पास नहीं है, आम आदमियों के पास नहीं है। वो पैसा कहाँ है? पूंजीपतियों के पास चला जाता है। हमारे यहाँ स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं कि प्रधानमंत्री जी के शब्दों में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवित हैं। यानी उन्होंने 5 किलो राशन देकर एहसान किया है, जबकि घुमा के पैसा आपसे ही वसूल रहे हैं। तो इसको आज समझिए, हमारी सरकार जो है इस समय 18 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। 18 लाख करोड़ रुपए के। यानी जो नई सरकार बनेगी, जब आप वोट दोगे तो ये सरकार आए या दूसरी सरकार आए, जो भी आएगी वो उस घाटे को पूरा करेगी। कैसे पूरा करेगी? जैसे भी पूरा करना हो, लेकिन पूरा करेगी। हाँ, हो सकता है यही आ जाए तो यह 2047 का सपना दिखाएगी कि 2047 में एक बहुत अच्छी सी व्यवस्था हो जाएगी, आप विकसित देश हो जाओगे। अगर आपको मैं कहूँ कि आज के 25 साल बाद आप अमीर हो जाओगे और उस अमीर की अमीरी के सपने देखिए, तो क्या शाम को आपको खाने की आवश्यकता नहीं होगी? क्या आपके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी? क्या इस बीच कोई बीमार नहीं होगा आपके यहाँ? सब कुछ वैसे ठहर जाएगा और 25 साल बाद का समय आ जाएगा। मतलब वर्तमान में भी आवश्यकता लगेगी, लेकिन आप 25 साल बाद के सपने देखो। ये सपने देखो कि सोने का मेरा महल होगा, हीरे जवाहरात के बर्तन होंगे और खाने पीने के लिए हाथ भी नहीं उठाना होगा, नौकर चाकर भरमार होगी। ऐसे सपने देखो। यही मोदी जी सपना दिखा रहे हैं कि सपने देखते रहो और मतदान करते रहो। सत्ता से उन्हें ना उतारना, सत्ता में उन्हें चिपका दो, फेविकोल 5 रुपए का लाकर चिपका दो, लेकिन उन्हें चिपका दीजिए, उनकी सत्ता को चिपका दो। सत्ता में चिपकने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। अब आप समझ लीजिए, ईवीएम बनाने की जो चिप होती है उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 भाजपाई लोग हैं। यानी जो चिप बनती है उसकी कंपनी के 4 भाजपाई लोग हैं। आप ये समझ लो, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है, 16 सदस्य भाजपा के होते हैं, 20 सदस्य दूसरी पार्टी के होते हैं। 20 वाला हार जाता है, 16 वाला जीत जाता है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो वोट पड़ने के बाद उन 20 में 8 में से स्याही लगा देता है, स्याही लगा के उसे निरस्त कर देता है। यानी जबरिया कब्जा किया जाता है लोकतंत्र पर। सरकार को किस तरीके से गिराई गई, किस तरीके से जांच हुई, यह भी देखने का विषय है। उन्हीं की पार्टी की दूसरी सरकार को नहीं बनाया जा रहा, जबकि राज्यपाल लोग, अभी महाराष्ट्र देखो, बिहार देखो, कहीं भी देख लो, अपनी पार्टी की, अपने लोगों की सरकार होती है तो रात में 12 बजे भी शपथ दिलाई जा सकती है, सुबह 5 बजे 6 बजे भी शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं। ईडी का कितना बेजाय इस्तेमाल हो रहा है ये आप लोग जानते होंगे। आप कहते हो, मैं भी कहता हूं कि 100 में 99 नेता बेईमान हैं, 90% अधिकारी कर्मचारी बेईमान हैं। मैं नहीं कह रहा हूं वो ईमानदार हैं। जांच होनी चाहिए, सबको सलाखों के पीछे डालो, लेकिन जिस पर मोदी जी उंगली उठाते हैं
700, 800, 900 करोड़ का आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन उसे गले लगाते हैं। तो ये क्या है? जिस पर किताबें छापते हैं, किताब छाप के लोगों के बीच बंटवाते हैं कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी, सबसे बेईमान आदमी है, वही जब इनके साथ मिलता है तो उसे गले लगा के मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं उचित है। इस दोहरे चरित्र की वजह से भ्रष्टाचार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह निश्चित ही सवालों के घेरे में है। आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जी सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। अब तो हद इस स्तर पे हो गई कि पार्लियामेंट में कुछ लड़के, बेरोजगार लड़के, अपनी आवाज देश के लोगों के सामने पहुंचाने के लिए घुस गए। उन्होंने गोले तमाशे वाला धुआं किया, जो भी किया वो अलग बात है। सदन में घुसे, गलत काम है, उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों से नाजायज तरीके से बिजली का करंट लगाकर ये कहा जाता है विपक्षी नेता का नाम ले लो। UAPA में बंद हैं वो बच्चे, उनसे कहा जाता विपक्षी नेता का नाम लो। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र इसी तरीके से जीवित रहेगा? यानी विपक्षी नेता को फंसाने के लिए किसी भी हद तक सरकार जा सकती है। इसे आपको समझना होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि जो सरकार है आपकी, वो पूरी तरीके से इस मिशन पर लग गई है कि सत्ता से मुझे हटना नहीं है, कुछ भी काम करना हो। ऐसी तमाम स्थितियों को देखते हुए, जिस तरीके से आपको सपने में अमीर बना रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आप गुलाम हो गए हो या गुलामी के नज़दीक हो और बहुत जल्द आप दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। मैं अभी भी दावा कर रहा हूं, अगर 81 करोड़ लोगों को राशन देना सरकार बंद कर दे और उस पर निगरानी रखे तो बहुत से लोग लाशों के रूप में आपको मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग 5 किलो राशन पर ही जीवित हैं। क्योंकि सरकार ने इस देश की वो व्यवस्था कर दी है, लोगों के पास 2 रुपया नहीं आ रहा है। केवल 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास देश का 99% धन जमा हो चुका है और 99% ऐसे लोग हैं जो 10-5 हजार रुपए के लिए मोहताज हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारी सरकार ने, मतलब अभी वर्तमान जो सरकार है, उसने पूंजीपतियों का पिछले 9 साल में बहुत पैसा माफ किया है। 14,56,226 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इसमें जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं, 1% लोग में आने वाले हैं, वो लगभग 11.5 लाख के आसपास हैं। तो इस सब स्थितियों को आप देखिए, इसको समझिए, क्योंकि आप मतदाता हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने विश्वास किया था आप पर कि मतदाता के रूप में आप डिसीजन लोगे, सही गलत का अंदाजा लगा पाओगे और पहचान पाओगे हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूं इसके पहले की सरकारें बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसके पहले की सरकारें अगर बहुत अच्छी होती तो उन्हें बदलने की आवश्यकता आपको ना होती। लेकिन वर्तमान सरकार जो है ये भी तो अच्छी नहीं है, ये तो आपको गुलामी के मुहाने पर ले जाकर खड़ी कर दे रही है, सरकारी एजेंसियों को बेच दे रही है, सरकारी व्यवस्था को नष्ट कर दे रही है, पूरा का पूरा तंत्र खोखला कर दे रही है। जागिए, अपने अधिकारों को पहचानो, आगे बढ़ो। यदि आपको लगता है कि वर्तमान नेता दिन दूनी रात लाख गुनी कमाई कर रहे हैं, इन्हें हटाने की आवश्यकता है, तो यह भी तय कर लो वर्तमान में जो सत्ता में रह चुकी पार्टियां हैं या सत्ता में है पार्टी, वो आपके इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगी। आपको इस मिशन को पूरा करने के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा और उसका रास्ता मैं बतला सकता हूं कि नेशनल नीड पार्टी आपके पास है, आप उसके साथ चल सकते हो। निश्चित ही परिवर्तन होगा, जनता के हित में काम होगा, जनता के लिए काम होगा। कोई भी बीमार होगा तो उसकी माँ बहन बेटी के गहने गिरवे नहीं होंगे, खेत खलिहान गिरवे नहीं होंगे। शादी ब्याह में शिक्षा के लिए कोई माँ बाप कर्जदार नहीं होगा। ऐसी निश्चित ही व्यवस्था की जाएगी, जनता के हित में व्यवस्था की जाएगी। जूते चप्पल घिसेंगे नहीं, न्याय आपको जल्दी मिलेगा। आइए, नेशनल नीड पार्टी आपका स्वागत करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।